हुकूमत किसी भी सियासी जमात की रही हो, इस वक्त निगरां हुकूमत के दौर में जो चैलेंजेस सामने आए हैं वो माजी में आज तक कभी इस तरह से नहीं रहे। ताहम जो हालिया मुलाकातें हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक पुरुमी चीज़ें ज़रूर दिखाई दी हैं 2-4 रोज़ के अंदर ही। अब ये पुरुमी चीज़ें क्या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या पॉलिसी का तसलसल रहता है? आज के हम आवाज़ में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेंगे और स्पेशली उन लोगों से जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और वो किस तरीके के इन मामलात को देख रहे हैं। हम आवाज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि जहाँ डॉलर के हवाले से बड़े मामला डिस्कस हो रहे हैं, उनका होना और उनसे गुफ्तगू होना बड़ी लाजिम और मलजूम है। ठीक है, कंट्रोल्स थोड़े से मामला हो गए हैं एक बड़ी मीटिंग के बाद। मलिक बोस्तान साहब प्रेसिडेंट हैं, ऑल पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन कह लें या इस पूरे मामले को लीड करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं अभी के बाद से आगाज़ करूं या जो 2 महीने कबल आपने मेरे प्रोग्राम में $2 अरब वाली बात की थी उससे मैं बात करूं, क्योंकि सूरत हाल तो फिर वहीं आ गई है कि जब स्मगलिंग रुक गई है, क्योंकि आपने इस पर बड़ा ओपनली बात की थी। तो अब मुझे बताइए कि ये जो मामला तब हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये सब अल्लाह का करम है और सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी यानी कि मेहनत के साथ एक जो निगरान हुकूमत थी, बड़ी उम्मीदें थी उनके ये कुछ चेंज करके लाएंगे, लेकिन उस हुकूमत ने आते सारी हाथ पाँव छोड़ दिए। और शमशाद बेगम ने कहा जी मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा हालात जरूर आ गई थी, हाँ, वरना मैं ये चार्ज ही ना लेती। तो उससे बड़ी मायूसी फैली, तो उसमें आगे चीफ आर्मी स्टाफ को अपनी क्रीज से निकल के खेलना पड़ा। आप ही से गुफ्तगू हुई थी और जो अफगानिस्तान वाले मैटर पे आपने बात की थी, और डार साहब से हाल ही आपकी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सीजन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आई, क्यों चीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा? देखो ये पहली दफ़ा, वरना जहाँ ज़ल्ज़ला होता था, तूफ़ान होता था, सैलाब होता था, आर्मी पेश होती है, सबसे पहले पहुँचती थी। इवन चेयर वो लिफ्ट फंसी वहाँ भी आर्मी को आना पड़ा, अलग ये सिविल मैनेजमेंट का काम है, फौज का काम नहीं। लेकिन ज़ाहिर फौज कहती है हमें तो मुल्क है तो हमें, तो वो मैशत को भी अब उन्हें कोई इंटरवीन करना पड़ा। और मैं जैसे कहा तमाम स्टेक होल्डर से, ताजर बरादरी से मिले और हमने उन्हें अपील की, बताया कि इस वक्त जो डॉलर का फ़र्क है इंटर बैंक को 30 रुपये का, उसकी वजह यही माफी है, ब्लैक मार्केट वाले हैं जो कि हमारे मनी चेंजरों की जितनी भी बड़ी मार्केट है उसके बाहर ये खड़े हो गए हैं। कितनी दीदा दिलेरी कि ये जो भी कस्टमर आता है उसको हाई रेट पे ऑफर करते हैं और उसके बाद उसको अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं और उसको हमारी 90% करेंसी अब ये उठा के स्मगलिंग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ उन्होंने क्रैक डाउन दिया, एक फोर्स बनाई टास्क, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है और डॉलर का रेट जो है 30 रुपये गिरा है इंटर बैंक में। और पहली दफ़ा 6 महीने में हमें इतनी डॉलर की डिमांड ख़त्म हुई है, बल्कि सरप्लस हो गया। हमने $30 मिलियन पिछले 3 दिन में इंटर बैंक में सेल किए हैं। आपने बिजनेस काउंसिल पिछले हफ्ते उन्होंने डाटा जारी किया है कि 9,000 अरब ब्लैक माफिया ये जो सट्टेबाज है इनका पड़ा है आउट ऑफ बुक। और जिसकी वजह से कभी ये डॉलर की होल्डिंग कर लेके सट्टा करते हैं, कभी गोल्ड पे करते हैं, कभी चीनी पे करते हैं, कभी कोई भी जो भी चीज़ होती है उसको सट्टा करके रातों रात अमीर हो जाते हैं। बीइंग अ स्टेक होल्डर ये मामला शॉर्ट टर्म का तो नहीं लग रहा, लॉन्ग टर्म ही है ना? देखो ये मैंने वाज़ह कर दी है, स्टेटमेंट में भी गया और बताया भी, आला हुकाम से हमारी मीटिंग हुई। इसको जी परमानेंट बुनियाद पर रखकर पूरी एक विजिलेंट टीम बनाए जो कि इनके जितने भी ज़ेरे ज़मीन दफ्तर उनको नेस्त व नबूद करे, और जो भी हो जो इनको पकड़ने के साथ साथ इनको सज़ा भी हो, और सज़ा के साथ साथ उन लोगों को सज़ा जो अपना पैसा बाहर भेजते हैं इनके ज़रिए। तो अभी 8,000 अरब जो है पाकिस्तानियों के बाहर गए। ये जो शबर जैदी साहब हैं, ये जो डोरा पीट रहे थे पिछले 2 साल से, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। वो कहते हैं कि जी जो अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां उनको बंद कर दें तो ये मामला रख सकता है। तो अब इस पे आपका क्या स्टेक है? देखो मैं उसी तरफ ही आ रहा था, उन्होंने बड़ा नेगेटिव, पूरी कौम को मायूसी करना उनका काम है, और उनका काम नहीं है कि उम्मीद दिलाएं। असल लीडर वो होता है उम्मीद दिलाए। लेकिन जो बातें उन्होंने की वो आज से पहले कभी हमने सुनी नहीं, और सारी हकीकत उन्होंने भी बताई है कि हमारे यहाँ जो विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम जो एक अलग से सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम है। और उसका मैं यही तो बताया कि 9,000 अरब जो इनका पड़ा है और 8,000 अरब जो बाहर चला गया है, आउट ऑफ बुक चला गया। ये हमें फाइलर का जो है और नॉन फाइलर का बिल्कुल फैसिलिटी खत्म करी है। अमरेला खत्म होगा तो लोग सीधे होंगे। और जिन लोगों के बाहर पैसे, अब तो कानून बन गए, जिन लोगों के बाहर पैसे हैं उनको जो है हुकूमत उनकी जो है वापस ले सकती है। और उनको पहले हम कहते हैं हुकूमत उनसे अपील करे अपना पैसा वापस लेके हो, वरना जो भी मनी ट्रायल के बगैर पैसा होगा वापस मंगवाने का कानून इंटरनेशनल लॉ है। और ये अगर लॉ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो खरबों, पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है। देखो इस वक्त $180 अरब पिछले 30 साल में
पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में गया, जबकि हमारा कर्जा 130 अरब डॉलर है। 50 अरब डॉलर फालतू गए। हमें एतमाद में लेके उनको, ये तो लीगल पैसा आ सकता है किसी वक्त भी, और जो गैर कानूनी पैसा है उसको भी हम वापस। अब इसको लाने के लिए क्या करने की जरूरत है? इसकी ज़रूरत है, इनको एक पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए, उनको सब लोगों के एतमाद में लेके, भाई हम लोगों की जो मिन्नतें हैं हम आपकी मिन्नत कर लेते हैं, ये पाकिस्तान से आपने कमाया, पाकिस्तान में वापस लाए, मुल्क एक डॉलर। मतलब इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, इसमें पॉलिटिशियंस भी बड़े हैं, बड़े इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें सारे के के जो पनामा केस खुले उसमें सबके नाम है, सबका किया चट्टा उसमें आ रहा है। और उनको आईना उन्होंने दिखा दिया, उसमें जो कोई बचा ही नहीं, उनके सबके पैसे बिल्कुल रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन कोई वापस लोग आना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं लेकर आना चाहते, तो इसमें जरा मलिक साहब, हुकूमत का काम है, जब इंटरनेशनल लॉ बन गया तो आप उससे फायदा उठाए। और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मतलब रियाज साहब का, तो वो भी तो यही चीज़ हुई थी ना, तो उन्होंने मनी ट्रायल नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया। तो आप इसी कानून के तहत सारों से ले सकते हैं आप। ये जब तक बॉर्डर सील जब भी हुआ है तो डॉलर की स्मगलिंग रुकती है, जब तो वो ज़ाहिर सरप्लस हो जाता है, स्मगलर ज़ेरे ज़मीन हो जाते हैं, क्रैक डाउन में ये परमानेंट हो। और आप तो उम्मीद कर रहे हैं कि परमानेंट होगा मामला? बिल्कुल, अब भी परमानेंट नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। ज़ाहिर आर्मी चीफ ने इंटरवेंशन की है और सब स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाई है। बाय द वे, वैसे अभी कुछ आने वाली पॉलिसी के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि जी 200 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट, तो फिर क्या मामला आप देखते हैं? देखो, अब डॉलर का रेट इसी तरह कम होता है तो फिर तो इन्फ्लेशन कम होगा ना, आपकी चीजें सस्ती होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जवाब नहीं रहता। लेकिन डॉलर का रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो ये 200 बेसिस पॉइंट वाली जो हवा लगी, हाँ अल्लाह करे ये डॉलर का रेट 300 से कम होगा तो फिर कोई बढ़ाने का जवाब नहीं रहेगा। ठीक है, IMF कोई मुतमिन हम कर सकते हैं। देखो जी हमारे कर्जे जो थे, देखो ना, हमारे 130 अरब डॉलर के कर्जे हैं, 1 रुपया बढ़ते 130 अरब कर्जों में इजाफा तो बुक में आ जाता है। ऐसे ही है। अभी आपने 290 में कर्जे सेट की हुई हैं और अभी भी आपका यानी 12-13 रुपये फालतू हैं, 4000 अरब अभी भी फालतू हैं। तो ये अगर वापस आ जाता है तो फिर आप प्लस हो जाएंगे, फिर आपके पास जवाब आई ये पैसा हमारा प्लस हो गया। मैं एक और बात मीडिया के जरिए आपके शबर जैदी साहब को पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि एक्सचेंज कंपनियां बंद कर देनी है, इनकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सचेंज कंपनी, मैं समझता हूँ इतने पढ़े लिखे हो गए, चेयरमैन रहे, उनको ये इल्म था कि नहीं पूरी दुनिया में एक्सचेंज कंपनी, कोई एक ऐसा मुल्क में जिसमें एक्सचेंज कंपनी ना हो। वो कहते हैं सिर्फ दुबई में। आज तो उन्होंने ये किया, पहले तो कह रहे थे कहीं है नहीं, आज बोला दुबई में। भाई सऊदीया में है, दुबई में है, हांगकांग में, चाइना में, यूके में है, अमेरिका में है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें जो जिस पोस्ट पे बिठाया गया था वो फिर गलत ही थी? ज़ाहिर है ये गलत, तो जिसने भी बिठाया था आप कह रहे हैं कि उनका गलत फैसला गलत थी, तभी उतार दिया ना। अगर सही होती तो वो कहते हैं कि मैं उतारा नहीं, मैं खुद गया था। आप माज़ाराई करके आप कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि अपने खामखा माज़ाराई पैदा ना करें, अच्छे पॉजिटिव में लें। हमारा रोल बताएं, मैं आपको हमको बताना चाहता हूँ। एक्सचेंज कंपनियों ने 2010 से अभी तक 50 अरब डॉलर लेके आएंगे ऑन रिकॉर्ड बुक पे बैंकों के जरिए, और 30 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के जरिए दिए। और इस वक्त बैंकों की 31 बैंक हैं और उनकी 16,000 शाखें हैं, और वो हर महीने तकरीबन 1,25,000 डॉलर एवरेज लेके आ रहे हैं। और एक्सचेंज कंपनियों की सिर्फ 26 एक्सचेंज कंपनी है, 1200 लोकेशन है, वो 4 लाख डॉलर लेके आ रही हैं, कई गुना ज़्यादा ला रहे हैं। और बाकी जो वो कहते हैं हमारा कंप्लाइंस उनसे कई गुना बेहतर है, और हमारा डेटा हुकूमत के पास पड़ा है। ब्लैक शीप हर जगह होती हैं और उसने हम मानते हैं कुछ सारे फरिश्ते नहीं बैठे, तो उसका मतलब पूरा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप इस ऐसी, हम तो इकनॉमिक सोल्जर है मुल्क के और पाकिस्तान के हेल्पिंग हैंड है। जितना हमने 1998 में जब पाकिस्तान में एटमी धमाका की 400 मिलियन के रिजर्व थे, किसी बैंक ने $1 देने की पेशकश नहीं की, हमने $10 बिलियन रिकॉर्ड लेके दिए और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला। और ये बैंक वाले सारे सोए हुए थे। लेकिन पिछली हुकूमत में भी आपने $2 अरब की पर मंथ ऑफर दी थी, लेकिन वो उन्होंने कबूल नहीं की। हाँ, ये हमने कहा था जब बहुत ज्यादा क्राइसिस था, तो हमने 98 में इसी स्वाप अरेंजमेंट इसको कहा जाता है, जिसमें हमने कहा कि हम आपको $1 से $2 अरब माना दे सकते हैं, आप हमें अलाउ करें हम बाहर से और चीज पाकिस्तान से लेके हुकूमत को दे सकें। ठीक है। तुर्की ने इसी मॉडल को अपनाया, अभी तक उसने $200 अरब इकट्ठे भी कर लिए। ठीक है। तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अभी तक इनको फैसले नहीं कर पा रहे। अभी ये ऑफर है? बिल्कुल मौजूद है, हमारा लेटर पड़ा है गवर्नर साहब के पास, अभी मैंने
भेजा, जो आला हुकाम है उनको भी दिया कि ये हम मौजूद हैं, जब भी चाहे हम आवाज़ देंगे, हम लब्बैक कहेंगे। अगर खुदा न खास्ता एक क्राइसिस फिर से आ गया तो ये वाली ऑफर है? ऑफर है, हमारे लोग देना चाहते हैं मुझे, बल्कि मैंने पिछले मैंने दौरा किया, जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया तो मैं सऊदीया, दुबई, सारी जगह पे गया। उन्होंने कहा जब भी कहेंगे हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। जो बरमन $2 अरब वाली बात है स्वैप अरेंजमेंट के थ्रू, वो ऑफर इस वक्त भी अगर तो क्राइसिस होते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिचुएशन जो इक़दाम किए गए हैं उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, और मजीद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 का जो बैरियर है उससे डॉलर का रेट नीचे जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से मैंने बात कर रही है, वो चाहे FPCCI हो, फेडरेशन को जो हमारा कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, या चाहे कराची चैम्बर का हो, सीजन बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। खालिद तवाब भाई हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी इनके नाम से जो है वो काफ़ी वाकिफ़ भी है और लोग भी जानते हैं। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। हालात व वाक़यात माजी में जिस तरह से रहे अब इंतहाई चेंज हो गए हैं, तो जो इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं, हमारा बिजनेसमैन जो है वो उनसे मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आज की आप बात कर रहे हैं, अभी भी इस वक्त भी, तो मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बड़ी ख़राब हैं। सिर्फ जो अब फ़र्क आया है, बड़ा ड्रास्टिक फ़र्क आया है, वो जो चीफ़ साहब कराची आए, उन्होंने बिजनेसमैन से मिले और फिर उन्होंने पहले ये बताया कि मैं ये इक़दाम करने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ ये ऐलान करने से कि मैं इक़दाम करने जा रहा हूँ, हम लोगों को हम मुतमईन नहीं थे। लेकिन जब हमने पिछले 2-3 दिन में इसका पे अमल होता हुआ देखा, आपने देखा कि इन्होंने डॉलर को जो है वो किस तरह कंट्रोल किया, स्मगलिंग भी कंट्रोल कर रहे हैं। आज डॉलर भी नीचे आ गया, आज चीनी के रेट भी नीचे आ गए, आज वीट भी नीचे आ रहा है। तो ये वो हैं जो किसी भी, हमारा पहले भी मुतालबा ये था कि इदारे एक्टिव हों और जो भी ये सिलसिले, जो भी कार्टलाइजेशन है या वॉट एवर द रीज़न इज़, इकानमी को कंट्रोल करें। अब मुझे एक बात बताइए, जो मुलाकात हुई उसके बाद एक वाइब भी आई, हमें काफ़ी वोकल आपकी साइड के भी लोग दिखाई दिए। आप कहते हैं कि जी टाइमली ना हो, माजी में भी माजरत के साथ कुछ चीज़ें हमने टाइमली होते हुए देखी हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच का फुकदान हमेशा से यहाँ रहा है, तो एट दिस पॉइंट व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ये नोज डाउन इकोनॉमी जा रही थी, सबसे पहला तो ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए। एक हमें सिम नज़र आए, एक हमारे पर जो हर चीज़ में जो IMF का हवा है, हमको वो उसको भी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। आज की हालत तो ये है कि अगर किसी ने कोई भी काम करना होता तो पहले पूछा जी मैं हमारे IMF से पूछ लूँ। वो चीज़ें मुल्क को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में फ़ैसला करने वाले हम लोग हैं। फिर सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी करेंसी है रुपीज़, इस पे लोगों का एक एतमाद बहाल किया जाए कि नहीं, हमारी करेंसी इज़ नॉट बैड। लेकिन जो 2-3 महीने में प्रैक्टिस आई है, जब ये एतमाद बहाल होगा, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म भी पॉलिसी हमें चाहिए ही चाहिए। एक बल्कि हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं और करते रहेंगे कि आप बाकायदा एक मिसाक़ जमहूरियत साइन करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें और एक इकनॉमिक वे आउट दें कि जी ये 10 साल 15 साल की पॉलिसी है, कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, ये इसे डिविडेंड नहीं करेंगे, ये तसलसल जो है रहेगा। इससे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रहेगी और लोकल इन्वेस्टमेंट भी रहेगी और इंडस्ट्री भी चलेगी। ठीक है खालिद भाई, अब लास्टली मुझे बता दीजिए, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, गूँ न गूँ ये 90 दिन इलेक्शन, ये इस वाले मामले पे भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी जो है वो परेशानी या तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो उसको आप कैसा देख रहे हैं और क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है हमारी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए और इसके लिए अगर थोड़ा सा इनको वक्त चाहिए कि नई हल्के बंदियाँ का या वो चीज़ें हैं, वो महीने 2 महीने में कोई ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होती। इसको प्रॉपर, ताकि सब लोग मुतमईन हों, सारी पार्टी मुतमईन हों और इलेक्शन कराएं और जो इलेक्शन जीते उसको दें, लेकिन इससे पहले एक रोड मैप दे के जाएँ। अब अगर मईशत का रोड मैप दे दें तो कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मामला पर खालिद तवाब साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वेलकम बैक। इस हिस्से में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और हालिया बड़ी मीटिंग जो कराची में हुई थी उसमें भी वो मौजूद थे। बिज़नेस कम्युनिटी भी इनका नाम बड़े अच्छे से जानती है और तगड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची के उन मामलात में जो सिक्योरिटी के हिसाब से भी रहे। अहमद चुनाय साहब फॉर्मर चेयरमैन भी रहे CPLC और इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के तगड़े मेंबर भी हैं। अहमद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे उस मीटिंग के हवाले से बताएं जिसकी वाइब भी हमने देखी।
पॉजिटिव होते हुए हमने बिजनेस कम्युनिटी को देखा। तो क्या ऐसी चीज़ें आप हमारे सामने रखना चाहते हैं कि जो नाजरीन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और कराची की तारीख़ में कि जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है बिज़नेस कम्युनिटी, हाई अप्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशल्स के साथ और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और लातादाद मीटिंग्स हम मुख्तलिफ आर्मी चीफ़्स के साथ भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ भी करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद मीटिंग थी कि जिसमें कॉन्क्रीट प्लान के साथ हमसे बात की गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कॉन्क्रीट प्लान दिया गया हो कि जी इकनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर करेंगे, स्मगलिंग को कैसे रोकेंगे, और इसके बाद जो मुल्क में एक सिस्टम का प्रचार हो रहा है उस सिस्टम को कैसे बंद करेंगे, और तमाम करप्शन का खात्मे के लिए क्या लाएमल है। ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ हिस्ट्री में हुआ है कि ये लाएमल दिया गया है। और ये लाएमल इसलिए नहीं दिया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट थी, ये लाएमल इसलिए दिया गया है कि आज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई भी हुकूमत हो उसको आगे रखकर ये काम करना चाहती है, और हुकूमत के ये तमाम ब्लेसिंग्स के साथ ये काम करना चाहती है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इक़दामात या ये जो प्रपोजल्स दे रहे हैं इन तमाम की तौसीक आउट गोइंग असम्बली कर चुकी है, और उसमें एक वाइड रेंजिंग पावर्स मिल गए हैं कि जिसमें अगर SIFC की बात की जाए तो SIFC जो है वो एक हाई पावर्ड कैबिनेट कमेटी है, और इस हाई पावर्ड कमेटी के फ़ैसलों को जो है वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। मतलब एक तसलसल होगा हमें, चाहे कोई भी आके पार्टिसिपेट। जी, जब मैंने आपको कहा कि एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसमें कोई भी बाई नेम नहीं है, बाई डेजिग्नेशन है, तो जो आने वाले हमारे सियासी हुक्मरान हैं वो भी इसके मेंबरान में से होंगे, लेकिन बाई डेजिग्नेशन होंगे कि अगर वो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या किसी स्पेशल कमेटी का चेयरमैन है तो वो आएगा। बाकी जो है वो कोई किसी की इंडक्शन नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब से ये मीटिंग हुई और उसके बाद जो इक़दाम हुए तो हमें काफ़ी चीज़ें जो अनकंट्रोल थी वो होती दिखाई दी। अब ये प्रोसेस शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? क्योंकि माज़रत के साथ माजी में भी हमने बड़े शॉर्ट टर्म मामलात देखे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म मामलात हैं और इसके असरात जो हैं वो फौरी तौर पर नज़र आने शुरू हो गए हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं ये समझता हूँ कि चले हम वाइल्ड गैस कर लें कि खुदा ना खास्ता ये जो प्लान्स हैं ये फेलियर्स की तरफ चले जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर 100% में से 15-20% भी अगर इसकी सक्सेस आ जाती है तो पाकिस्तान का एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो बहुत ब्राइट हो जाता है, पाकिस्तान पर एक ट्रस्ट लेवल आ जाता है। यही ट्रस्ट लेवल की बात जो है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने की और उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सवाल हो जो अनआंसर्ड रहा हो, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट हो जिसको मौका ना दिया गया हो बात करने का। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि इस किस्म के लोगों के पास तमाम चीज़ों पर मुकम्मल उबूर हासिल होता है और उनके पास जवाबात होते हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा साथ बैठी थी, लेकिन आर्मी चीफ़ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो मुकम्मल होमवर्क करके आए थे और तमाम तल्ख बातों का उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। बट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हमारा बड़ा एक्सप्लॉइटेड है, वी ऑल नो अबाउट दिस। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला मामला जब नीचे की तरफ आता है तो बड़े मामलात में हिकअप्स आते हैं, क्योंकि आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं और कराची और सिंध के हवाले से भी मुझे सिस्टम पे भी आपसे गुफ्तगू करनी है, आपका तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो पहले तो मुझे ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट ये बताइए कि उस पर कैसी चीज़ें आगे जाए। देखिए, ये SIFC 3 टियर पर है और आखिरी टियर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और हर कमेटी की रिपोर्ट आगे टियर पर और फाइनल टियर पर भी जाएगी। और उसमें एक अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि जो काम 2-2 साल में नहीं होते थे वो शायद इंशाल्लाह 2 महीने में हो जाएंगे, जो काम साल भर में नहीं होता था वो शायद 1 महीने में हो जाएगा। और फिर जो भी वहाँ एप्लीकेशन आएगी इन्वेस्टमेंट की, उसकी अकाउंटेबिलिटी नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कितनी भी कोशिश कर ले, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो रखना डाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका हल नज़र आएगा, उसका रिजोल्वेंस नज़र आएगा। और फिर सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ कि जो सारी इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है वो सिर्फ फॉरेन डिपेंडेंस नहीं है, वो लोकल डिपेंडेंस भी इसमें है। लोकल डिपेंडेंस, नो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जी। और लोकल डिपेंडेंस में जो मैं समझता हूँ कि पुरकशिश पेशकश की गई है, शायद आज आप कोई भी बिज़नेस ले लें, उन तमाम बिज़नेस में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो इस बिज़नेस में भी नज़र आएगा। इसलिए कि जैसे हम तो कारोबारी लोग हैं, हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखते हैं, हम ROI को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जी हमारा सरमाया जो है वो महफूज है कि नहीं है और फिर काम करने की क्या मौके हैं। देखिए, उन्होंने 4 चीज़ों पे बड़ा स्ट्रेस किया। उन्होंने कहा कि यहाँ इन्वेस्टर्स को हम रोड एक्सेस देंगे, यहाँ इन्वेस्टर्स को हम बिजली की फराहमी की बात करेंगे,
यहाँ लेबर की प्रोविडेंस की बात करेंगे, और इसके बाद सबसे बढ़ के जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल हमारे कंट्रोल में होगा। हमने पूरे एरियाज़ को जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र्स की हैं उन सब को डिजिटलाइज़ किया हुआ है, उन सब को अपने चॉक डाउन किया हुआ है और उनको लॉक इन की में रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई जो है वो दहशतगर्दी का चांस या कोई उसमें बदअमनी का चांस नहीं हो सकता। जी अहमद भाई, आप CPLC के चीफ भी रहे हैं और कराची में मुख्तलिफ मामलात को अभी आपने देखा। मुझे ज़रा इस मामले के हवाले से बताइए, क्योंकि जब जब अच्छी बातें होती हैं तो हालात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो आपकी अब क्या असेसमेंट है माजी के एक्सपीरियंस को देखते हुए? देखिए, कराची में सितमज़रीफ़ी यह है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो कभी भी काबू में नहीं रहे, और उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं, और उन बुनियादी वजूहात में सबसे बड़ी वजूहात जो आजकल के दौर में बिल्कुल साबित नज़र आती है वो शहर को जो है वो ई-सिटी बनाना है, पूरे शहर को डिजिटलाइज़ करना है, और सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की बात है। मैं तो आज 30 साल से इस बात को सुन रहा हूँ कि सेफ़ सिटी सेफ़ सिटी सेफ़ सिटी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। चूँकि आबादी कराची के बेहंगम हो गई है, बहुत की, लेकिन हमने जितनी, देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी वजह यह है कि जब हम कैमरास लगाते हैं, सेफ सिटी करते हैं, तो उसके साथ बैकअप रिस्पांस ज़रूरी है। कैमरे जो हैं वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होते, कैमरेज जो हैं वो ऑनलाइन अगर कोई वारदात होती है तो वहाँ पर पुलिस पहुँचने के लिए होती है। जो रिस्पांस यूनिट्स हैं बनते ज़रूर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाइप ऑफ हो जाते थे। उनकी मोबाइलें जो हैं वो फिर कहीं किसी अफसरों के साथ या किसी ब्यूरोक्रेट के साथ नज़र आती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑल सेड एंड डन, हम माजी से सबक सीखें, हम दोबारा सेफ सिटी को जो है वो अपना रिवाइव करें, और उस सेफ सिटी में रिस्पांस यूनिट ज़रूर रिवाइव करें ताकि क्राइम होते हुए क्रिमिनल्स को पकड़ें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। इसके अलावा कोई हल नहीं है। कराची और सूबा सिंध, हुकूमत हो, सरकारी सिस्टम हो, उसके अंदर एक और सिस्टम है जिसकी बड़ी बाज़गश इस वक्त है। चुनाव साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या ये बातें हकीकत पे मबनी हैं या ये सिर्फ हवा में तीर है, एंगेजमेंट लगा के सबको उधर लटकाया हुआ ट्रक की बत्ती के पीछे? देखिए, वहाँ पर आर्मी चीफ के पास मुख्तलिफ बिजनेसमैन ने इस सिस्टम की भी शिकायत की और ये कहा कि इसके बगैर कोई काम कराची में नहीं होता। उसमें लैंड माफिया को भी बताया गया, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी बताया गया, और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने बिला तरद्दुद इस बात को और इस यकीन को अपना का अज़म किया कि हम इन तमाम सिस्टम को, हम इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर को, हम इन तमाम बदअमनी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स ला रहे हैं, और आप बहुत जल्द जो है वो इसको देखेंगे। एक ख़ास बात मैं आपको ये कर दूं कि उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना विक्टिमाइज़ करने की बात की, ना उसको बुरा कहा, ना उसके ख़िलाफ़ कोई काम करने की बात की, बल्कि उन्होंने बरमला कहा कि देखें ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पॉलिटिकल प्रोसेस पे चलते हैं, और हम जो हैं वो हमारा काम ये है कि हम मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, मुल्क के अंदर जो है वो कोई दहशतगर्दी ना होने दें, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। और अब कानून और आइन के तहत जो पिछले दिनों अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि जहाँ जहाँ जिन जिन उमूर पर अगर आर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको बुला सकते हैं, चाहे वो इकनॉमिकली रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से रिलेटेड हो। तो जब वो रिक्विजिशन के पावर्स हो गए और उसी के तहत SIFC में उनको नुमाइंदगी दी गई, तो मैं समझता हूँ कि आर्मी एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो डिसिप्लिन के लिए मशहूर है, और वो डिसिप्लिन अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पे गामज़न हो जाए। इलेक्शन हो जाएंगे या निगरान हुकूमत ही प्रोलॉन्ग करेगी? इन सारे प्रोग्राम्स को देख के लिए लगता है कि शायद 5 साल तक इलेक्शन ना हो, 10 साल तक इलेक्शन ना हो, मगर आर्मी चीफ ने वहाँ इस बात का भी अदा किया और कहा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी, ना हमने एक दिन ज़्यादा रहना है ना एक दिन कम रहना है, और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो हम लेकर आएंगे। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो इस डेट की अनाउंसमेंट करे, और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये इख्तियार हासिल है कि वो पूरे जोश व खरोश के साथ अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे और मुल्क में जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाए। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चीफ CPLC सीजन बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, FPCCI में सदारत भी कर चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टिव हैं और मामलात को देख भी रहे हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल इनके नाम से हर कोई वाकिफ़ है। ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ना। हालिया जो मुलाकातें हुई हैं ये इवेंटफुल वीक रहा है, और 3-4 महाज के ऊपर स्पेशली बात करें कि जो एक हाई प्रोफाइल मीटिंग उसके बाद
बिजनेसमैन हमारा इस वक्त किस हाल में है और क्या वाइब आपको आ रही है इस मुलाकात से, क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो हमें बड़ा एक्टिव दिखाई दिया। चीनी जिसमें कोई ना डॉलर लगता है ना बिजली लगती है, उसके बावजूद भी उसकी कीमत जो है बढ़ा के 200 रुपये तक पहुंचा दी गई, जिसका कोई जवाज़ नहीं था। और तीसरी चीज़ थी स्मगलिंग इस बड़े पैमाने पे हो रही थी पड़ोसी ममालिक से कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो रही थी। लोकल इंडस्ट्री जब कोलैप्स होती है तो फिर आपके पास बेरोज़गारी का अंसर आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों के दरमियान में हमारे आर्मी चीफ ने जो है कराची में बिजनेसमैन से एक मुलाकात रखी, तकरीबन 5-6 दिन पहले। वो कोर हेड क्वार्टर में मुलाकात हुई और उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन थे उनको इनवाइट किया और उनसे बातचीत की। और उन्होंने कहा कि देखें, मेरी इल्म में है कि मईशत पे दबाव है और क्या क्या मामलात हो रहे हैं, और उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं ऐसे इक़दाम लूँगा कि जिनसे ये जो चीज़ें आपकी मईशत को मुतासिर कर रही हैं और आवाम को मुतासिर कर रही हैं, इसका कोई हल निकाला जाएगा और जल्द, इसमें कोई देर नहीं होगी। पुरुम्मीद हैं कि ये इक़दामात शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म होंगे, क्योंकि हम कोई उस तरह की बात नहीं कर रहे, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और इस वक्त हमें ज़्यादा पॉजिटिव होना है जिस हालात वाक़े से हम गुज़र रहे हैं। तो ये जो मुलाकात है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के इक़दामात हुए हैं, बट फिर सर्टेन टाइम के बाद ये चीज़ें बेलगाम हो गई हैं। सिस्टम के हवाले से सिंध में बात हो रही है, आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, ये सिस्टम किस तरह से बिज़नेस कम्युनिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या है ये? इब्तदाई इक़दामात से डॉलर की कीमत कम हुई, तकरीबन 340 से 305 पे आ गई। ठीक है। और ये सिर्फ 3 दिन की बात है। उन्होंने तमाम मनी चेंजर जो पेशावर में थे सबके ऑफिस सील कर दिए, और उसका आखिरी असर ये हुआ कि कराची में जुमे के दिन मनी जो एक्सचेंज कंपनीज थी, उन्होंने $20 मिलियन स्टेट बैंक में जमा करा दिए, बजाय अपने पास रखने के। उनको डर था कि कल को ये इससे भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने डर के मारे जो डॉलर रोके हुए थे वो सब जमा करा दिए। मामला एक्सचेंज कंपनीज बिगाड़ रही हैं या इंडिविजुअल बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि जी एक्सचेंज कंपनीज को बंद कर दें, इनको लगाम दें तो मामला बेहतर होंगे। एक्सचेंज कंपनी वालों से हमने बात की तो वो कहते हैं कि जी हम तो जो है वो मजीद करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट के थ्रू भी जो है वो बहुत सारा मामला सेटल कर सकते हैं। माजी की भी ऑन रिकॉर्ड है, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी पोस्तान साहब से कि $2 अरब पर मंथ के हिसाब से जो है वो अगर इस अफगानिस्तान से रोक लिया जाए तो हम जो है वो देखिए, यहाँ पे डॉलर जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान ही जा रहा है। ओके। और दूसरा डॉलर जो है वो ईरान भी जाता है फॉर पेमेंट ऑफ द स्मगल्ड गुड्स। खाने पीने की चीज़ें, गंदम, आटा और चीनी, ये पड़ोसी ममालिक में भी ना भेजें। हमारी पहली जिम्मेदारी अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करें। और इसी तरह एक और स्मगलिंग है जो इनवर्ट स्मगलिंग है। इनवर्ट स्मगलिंग वो है जो आपकी ईरान से बड़े पैमाने पे स्मगल्ड गुड्स आते हैं, ना ड्यूटी देते हैं ना टैक्स देते हैं। सबसे बड़ा सर डीजल की बात, डीजल और पेट्रोल है, लेकिन अब उसके बाद और बेइंतहा आइटमें शुरू होगी जिसमें स्टील है, स्टील प्रोडक्ट्स है, उसमें स्टील प्रोडक्ट, सीमेंट है। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो आपकी लोकल इंडस्ट्री मुतासिर होगी। हमारा कारोबारी तबका भी इलेक्शन के हवाले से तो नहीं प्लान करके बैठा है कि वाज़े पिक्चर जब ही क्लियर होगी, लाइन और लेंथ जब आएगी कि जब एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार होगी, चाहे वो किसी की भी हो। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ओके। उसमें बिजनेसमैन भी चाहता है, अवाम भी चाहते हैं, सियासी पार्टियां भी चाहती हैं, तो इलेक्शन होना चाहिए। बट कुछ लोग नहीं चाहते हैं। नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका पता नहीं कि कितना अरसा रहेगी। लिहाजा लॉन्ग टर्म में आपको एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कम से कम 5 साल इन प्लेस हो, तो वो फिर पॉलिसीज़ बना सकती हैं। ठीक है जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया। जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर फेडरेशन FECCI और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। काम ज़रूर रुका हुआ है, लाइन और लेंथ हर कोई चाहता है और पॉलिसी लॉन्ग टर्म जो है वो होनी चाहिए। तमाम इक़दामात जो किए गए हैं वो फ्रूटफुल हैं और अच्छे की उम्मीद करें। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, मज़ीद स्टेक होल्डर से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको सामने करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जाना माना नाम है और जो हालिया मुलाकात हुई है इसमें इनके नाम से ख़बरें भी बड़ी बनी हैं। TDAP का हो या साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हो मामला, तो इनका नाम आता है। जुबैर मोतीवाला साहब, जुबैर भाई बहुत शुक्रिया टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। किस हद तक पुरुम्मीद है, क्योंकि मुलाकातें माजी में भी रही हैं, शॉर्ट टर्म मामलात रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस?
देखें, जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात का ताल्लुक है ना, तो ये तो एक वैसे भी होता है, जब नए आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है तो कराची में आते हैं, जाते वक्त भी आते हैं। जैसे जनरल कियानी साहब से लेकर आज तक हम मिलते रहे, बाजवा साहब, ये सारे लोगों से हम मिले। ये मुलाकात देखें इसलिए डिफरेंट है कि इस मुलाकात में जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, वो दे आर नॉट गुड। देखें, बात तो ये है, हम सब जो है ना, अगर आप पाकिस्तान में नेशनल कौम देखें तो सारे कौम एक ही बात करें, पाकिस्तान का क्या होगा। डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है, मार्केटें ख़राब हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, रुपी डॉलर पैरिटी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनल डेट्स बढ़े हुए हैं, एक्सटर्नल डेट की हम रिटायरमेंट नहीं कर पा रहे। हमारा जब तक रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे ना, तो हमारा जो है ना, वो आप समझें कि जो दुनिया के अंदर हमारी एलसीज खुलनी हैं, और आपने जो एक्सपोर्टर्स को जो सेटिस्फेक्शन है, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं जो हमको एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन है कि उनको उनके पैसे मिल जाएंगे, वो सारा होता है रिजर्व्स ऑफ द स्टेट बैंक। और इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें एक बड़ा उन्होंने काम किया जिससे हमको सेटिस्फेक्शन आया, वो ये किया कि उन्होंने कहा कि $25 बिलियन की उन्होंने बात की। SIFC आपको पता है, स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो खुद भी हैं। चेंज ऑफ कमांड हो या चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि केयर टेकर सिस्टम है, तो इस चीज को आप कैसा देख रहे हैं? और आपका मतलब ये है कि बिजनेस कम्युनिटी केयर टेकर की इसमें बात ही नहीं है। ओके, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द GHQ। ओके, उन्होंने अमेंडमेंट्स करा ली हैं, आपको 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा GHQ में। Okay. और उसके 5 जो सेगमेंट्स हैं SIFC के इस वक्त जो इनिशिएटिव लिए हैं, एग्रीकल्चर, IT, इसके बाद आपको माइंस एंड मिनरल्स, एनर्जी। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी क्या इस वक्त रुकी हुई है? क्योंकि जो केयर टेकर सिस्टम है, आपने कहा कि केयर टेकर हो या कोई भी हो, इलेक्शन किस हद तक जो है वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या लाइन और लेंथ किस हद तक क्लियर करेगा? देखिए जी, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो ये प्योरली पॉलिटिकल बात है। और देखिए, पॉलिटिक्स में वी डोंट वांट टू गो। देखिए, हम तो बिजनेसमैन हैं, जो गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसके साथ हम डील करते हैं। IMF ड्रिवन जो मामलात हैं, नवंबर में रिव्यू है। अभी तो करेंसी डेप्रिसिएशन रुक गई, जो इकदाम हुए, वरना 200 बेसिस पॉइंट्स वाली भी बातें आना शुरू हो गई थी, तो फिर वो एक और मामला ज़रा कन्फ्यूजन की तरफ चला जाता है। तो इन फैक्टर्स को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, आपको बताऊं कि डॉलर की जो प्राइस है, वो आपकी, अगर आप कोई माने या नहीं माने, मेरी थियरी है कि इंटरेस्ट रेट से बड़ा रिलेट करती है। जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रुपया कमज़ोर होता है, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, व्यापार नीचे जाता है और सारी कुछ होता है, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है, तो ज़ाहिर है उसका रिलेटिवली असर आता है। लेकिन ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशन को रोकने का। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पूछ पढ़ें, पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई समझता नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना, वो पैरेलल इकोनॉमी का भी बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए हम जो है ना, हम उसको ये कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं, वो हमने चाहे जबरन मानी हैं या नहीं मानी, नाउ वी आर सिग्नेटरी। और जब हम सिग्नेटरी हैं तो उसको हमको अबाइड करना है उसको, ठीक है। अभी जो पावर की प्राइसेस के जो अपने क्राइसिस चल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे आउट। अब तक जो आ रहे हैं तरीकेकार, उसमें रिजर्वेशन तगड़ी है? नहीं, देखें, बिल्कुल तगड़ी रिजर्वेशन और सही है। देखें, SMEs नहीं चल सकते, मैं आपको बताऊं। और ये 60 रुपए के करीब का जो दाम है, इट इज़ अनबेरेबल और हमारा अनअफोर्डेबल है। ये इंडस्ट्री, इस वक्त भी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, ये मैंने वहाँ भी बताया कि इंडस्ट्री बंद हो गई। इसको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को कि जब आपने एग्रीमेंट साइन किया और अगर आप बीच में से जाएंगे तो नए प्रोग्राम में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो हम नहीं कर सकते। तो हम उसी के दायरे में रहते हुए हमने 8 ऐसे पॉइंट्स बना के दिए हैं जिसको IMF को हम डिस्टर्ब कम से कम करके हम जो है ना, बिजली के नरखों को कम कर सकते हैं। देयर आर वेज एंड मीन्स, वो हमने दिए हैं गवर्नमेंट को। और प्राइम मिनिस्टर तक, गवर्नर साहब हमारे जो है सिंध के, वो ये हमारे नुकात लेके प्राइम मिनिस्टर से मिले और प्राइम मिनिस्टर को ने इसके अंदर जो है ना 2-3 नुकात पर इतफाक भी किया। इंशाल्लाह कल या परसों में जो है ना, इसकी खातिर ख्वाह नताइज भी आएंगे। चलें, होप फॉर द बेस्ट कि इसके नताइज आएँ, क्योंकि पहले वाले पे तो IMF की तगड़ी रिजर्वेशन आ गई भी है। क्या सोल्यूशन जुबैर भाई आप समझते हैं कि इन हालात में है, ये जो लाइन और लेंथ अब है? लास्टली मुझे कमेंट। हमारी जो करंट इंडस्ट्री है उसको हमने चलाना है और एक नई फील्ड के अंदर नए मौके लेके आने हैं। उसके लिए अगर हम नया मैं तो कभी मैंने खेती बाड़ी नहीं की, लेकिन जिस तरह की वो ऑफर्स कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना, हम उसको टेक्निकल नो हाउ भी देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल भी करेंगे, वाटर की जो सिस्टम्स हैं उनको भी हम आपको बताएंगे, सीड कौन सा कहाँ लगता है, कैसे फर्टाइल लैंड है, सॉइल टेस्टिंग उन्होंने की हुई है। जितना ये होमवर्क करके अगर वो हमें बुला रहे हैं, और फिर ज़मीन के कोई दाम नहीं है, ज़मीन के आपको पैसे नहीं देने, अपने 40% रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट को
एज अ इक्विटी पेमेंट करनी है प्रॉफिट में से। तो आई थिंक दीज सिचुएशन, और फिर उनकी हम समझते हैं कि उनका प्रोटेक्शन भी है और हम उसके अंदर हम जा सकते हैं क्योंकि ये नो हाउ है। अब अगर हम मैकेनाइज फार्मिंग में जाते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग में जाते हैं, तो ये अब ये 25 बिलियन ये और 25 वो, 50 बिलियन फिर उनका कतर और मैं कुवैत भी जाऊंगा। तो ये वो फिगर्स हैं जो हमने पाकिस्तान में नहीं सुने कि ये कोई 50 बिलियन और 75 बिलियन। तो मुझे मामला मजीद इंटीग्रेट होता हुआ लग रहा है। वो अलग बात है कि हमारे रिवायती जो मामलात हैं वो इन चीज़ों को शायद अडेप्ट ना करें, जैसे हमारे मामला है। इन चीज़ों को भी रखा है फोकस के अंदर कि उनको कैसे इस नेट के अंदर ये लाना है एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक। देखिए अभी जो ये 5 सेक्टर्स हैं, दे आर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। माइंस एंड मिनरल्स में हमने कभी काम नहीं किया। कई अंदाजे हैं कि 6 ट्रिलियन है, कोई कहता है 8 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। इन तमाम को अगर हम लेके आगे चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है और सामने केक पड़ा हुआ है, आप उसको काटें और खाएं, उसको चलते शुरू करें। इसके बाद आईटी की जब आप बात करते हैं, आईटी इज ए लो हैंगिंग फ्रूट, आप उसको ले लें। या और अगर कल्टिवेशन की बात करते हैं तो इस वक्त फौज की कोई 3000 लोग जो है उसकी सिस्टम को बनाने में, लेवलाइज करने में और उसकी लॉज को बनाने में, उसकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला विद दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव हम गलत नहीं हो सकते। आप पर उम्मीद है तो इसका मतलब है बिजनेस कम्युनिटी भी पीछे खड़ी है इंशाल्लाह। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक नामवर शख्सियत हैं, चाहे टीडैप हो, चाहे फॉर्मर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सूबे के हवाले से अगर बात की जाए। अब ये पुरुमीद होना एक टनल में लाइट है और लाइट छोटी नहीं तगड़ी है। तो वी ऑल हैव टू बी पॉजिटिव और अपना अपना कंट्रीब्यूशन हमें देना है। और इस पाकिस्तान को, जैसे ज़ुबैर भाई ने बात की कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस पहचान और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो अदाद शुमार है वो भी बड़े मुतासिर कुन हैं। हम आवाज़ के आज के शो से जुनेब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।